अच्छा, हमने लास्ट टाइम किया था फॉर लूप्स। फॉर लूप में हमने बात की थी, लूप में हमने फॉर लूप डिस्कस किया था और वाइल लूप हमारा रह गया था। तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं फॉर लूप और वाइल में फर्क क्या था? एक मिनट, एक मिनट। फर्क बताया था ना, आप बता दें। बातें नहीं करनी, एक मिनट। जब क्लास स्टार्ट हो जाए ना तो बातें नहीं करनी। हेलो, बातें नहीं करनी। हाँ जी। दोनों में कंडीशन। फोर पे हाइड्रेशन का पता होता है, बायो में हाइड्रेशन का पता नहीं होता। कह सकते हो, इसका ये मतलब नहीं हाइड्रेशन का पता होता है वहाँ पे। हाइड्रेशन डिपेंडेंसी बता दिया होता है कि आप उसको बता देते हो। मिसाल के तौर पर एक लिस्ट है, आइटम लिस्ट के अंदर 4 आइटम्स है। हमें पता होता है कि अब फॉर लूप इसके ऊपर 4 दफा चलेगा या 5 दफा चलेगा, वाइल लूप का ये पता नहीं चलता। क्योंकि जब तक उसको इंक्रीमेंट नहीं बताओगी, जब तक उसको वैल्यू फॉल्स नहीं मिलती, वो तब तक चलता रहता है। ठीक है। और ये आइटरेटेबल या सीक्वेंस या पैक या कलेक्शन की जितनी भी हमने चीजें पढ़ी है, फॉर लूप उसके ऊपर चल जाता है। और तकरीबन 80% कुछ काम ऐसे हैं जो जो काम आप फॉर से कर सकते हो वो आप वाइल से भी कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को टेबल का कहा था ना, टेबल अगर किसी ने फॉर से किया है तो सेम कंसेप्ट वो वाला वाइल से भी हो सकता है, वो आप लोगों ने अभी करना है। थोड़ा सा डूबता है। अच्छा, आप में से मुझे बता दे। हाँ, आप बता दो, पास किस लिए यूज करते हैं? पास। पास। बात नहीं करेंगे। स्टेटमेंट आगे कंप्लीट नहीं करनी हो, जस्ट हमने लिख के अपना हाँ, यानी कि स्टेटमेंट मतलब ये कि हम स्कोप के अंदर अगर कुछ नहीं लिखना चाहते, हाँ। स्कोप के अंदर अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो वहां पे आपको एरर मिलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे पास का कीवर्ड यूज कर लेंगे। अच्छा, अभी हमने आज देखने हैं वाइल लूप। विद अ वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। उधर भी ऐसा ही था, इधर भी है। लेकिन वहां पे हमने एग्जीक्यूट नहीं करना था, बताना नहीं था उसको कि 1 से शुरू कर लो, 2 से शुरू कर लो। जो सीक्वेंस आपने दी हुई है उसकी जीरो इंडेक्सिंग थी, उससे शुरू करना था। यहाँ पे आपने पहले उसको बताना होगा एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। तब तक वो चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू हो। अगर आप उसको इंक्रीमेंट ना लगाओ, मिसाल मैंने इसको कहा कि 0 से लेकर 100 तक मुझे ये सारा कुछ प्रिंट करके दे दे। अगर मैंने इंक्रीमेंट ना लगाया तो ये इधर ही हर वक्त ऐसे ही घूमता रहेगा। लेकिन फॉर लूप ऐसा नहीं होगा। फॉर लूप एक दफा इसी के ऊपर घूमेगा, जैसे उसको दोबारा फॉल्स मिल जाए वो एग्जिट हो जाएगा। लेकिन ये तब तक घूमेगा जब तक इसकी वैल्यू ट्रू होगी। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसकी कोई वैल्यू मैंने असाइन करनी होगी, तो मैंने इसको कहा कि आई 0 से स्टार्ट कर लो। बातें नहीं करनी। आई 0 से स्टार्ट कर लो। कहाँ तक? वाइल आई लेस देन 6। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसकी प्रिंट कर लेते हैं। कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कर लो। तो ये प्रिंट होगा, लेकिन अब क्या क्या होगा, मसला यहाँ पे ये आएगा कि ये सिर्फ 0 के ऊपर चलता रहेगा और आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी इसकी। इंक्रीमेंट नहीं, कुछ प्रिंट करोगे तो कुछ आएगा ना। इंक्रीमेंट के बगैर दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये अभी पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इन्वायरमेंट का बताया था ना, जब आप इन्वायरमेंट के साथ काम करेंगे तो ये मसले आएंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सिंपल एक ही पाइथन इंस्टॉल कर लिया करो, ज्यादा नहीं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अनलिमिटेड टावर पर जब तक, क्योंकि उसको वैल्यू ट्रू मिलती रही है तो ये चलता रहेगा। इसको अभी तक फॉल्स की वैल्यू नहीं और ना इसके ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा है। ये देख लो, यहाँ से ये अनलिमिटेड की वैल्यू इसकी आ रही है। क्या? इंडेक्स नहीं, ये है।
आई की वैल्यू 0 है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा ना, वही मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उस काम के लिए हमने अभी क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको बताना होगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको कंट्रोल C कर लो, यहाँ पे हम लिख लेंगे आई प्लस इक्वल 1। अब ये क्या करेगा, आई 0 से स्टार्ट कर लेगा और लेस देन 5 तक ले जाएगा, 6 तक नहीं। 0 1 2 3 4 5 तक सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो ये सबसे पहले आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी होगी, उसके बाद वाइल में कंडीशन देना है और वाइल की वैल्यू प्रिंट करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये है कि अगर आपने, एक है ब्रेक और एक है कंटिन्यू, एक है ब्रेक की वैल्यू और एक है कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब ये है उसी जगह पे वो फॉल्स हो जाएगा, उसी वैल्यू को वो छोड़ देगा, आगे वाली वैल्यू को। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये, आप लोग C++ में करते थे या नहीं करते थे मुझे नहीं पता, उसका डिस्कशन बिल्कुल नहीं करनी, अटेंडेंस मार्क नहीं है, मैंने मार्क नहीं करनी। फिर मैं खुद 5 मिनट एंड पे दे दूंगा, जितनी बातें करनी है उसमें कर लो, अभी नहीं बोलना किसी ने, किसी ने भी बातें नहीं करनी। क्योंकि आप बातें कर लेते हो तो यहाँ मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो इसका मतलब आपके आसपास 6 लोग जो बैठे हैं या 8, तो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं आपकी वजह से। अच्छा, यहाँ पे मसला ये आता है कि जब आप कंटिन्यू का स्टेटमेंट लगा लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ आई की वैल्यू अगर 3 के बराबर है, तो आप क्या करो, ब्रेक कर लो इसको। अब जैसे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे ये लूप एग्जिट हो जाएगा, 0 1 2 लूप उसी जगह पे एग्जिट हो गया। ये काम है ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर लेता है, जहां से उसको वैल्यू मिल जाती है उसी जगह पे उसको ब्रेक कर लेते हैं, आगे नहीं जाता। इधर अगर हम कंटिन्यू यूज कर ले तो कंटिन्यू में कंटिन्यू तो होगा, लेकिन इधर एक मसला आएगा कि वो 0 1 2 3 तक कंटिन्यू करेगा, 5 6 की वैल्यू फिर नहीं आएगी। उसके लिए आपको इसके बाद एक इंक्रीमेंट दोबारा लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का मतलब क्या, इसको छोड़ दो, ऊपर वाला जो कंडीशन है इसको छोड़ दो, आगे उसको दोबारा कंटिन्यू कर लो। लेकिन ये आप उस हिसाब से नहीं करेगा जो हम चाहते हैं, 0 1 2। लेकिन नीचे आप लोग देख रहे हो वो कुछ मेमोरी में स्पेस बना रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना होगा, एक इंक्रीमेंट यहाँ पे दोबारा लगाना पड़ेगा। मेथड है ना, आप कह लें कि ये किस्म का मेथड यहाँ पे आपको करना होगा। अब 0 0 1 3 को छोड़ दिया इसने, 4 और 5 तक आगे कंटिन्यू हो गई सारी की सारी। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, इसको माइंड में रख ले। लॉजिक ये है ना कि यहाँ पे 3 की वैल्यू लूप उसी जगह पे स्टॉप हो जाता है और नीचे जगह वो बना रहा है, मतलब आगे कंटिन्यू करने की ट्राई कर रहा है। ये जो इंक्रीमेंट है ना, ये कंप्लीट इस आई के ऊपर चलेगा। ये वाला जो इंक्रीमेंट है ना, ये वाला, ये स्कोप के अंदर है, ये सिर्फ इसके ऊपर चलेगा। ये वैल्यू 3 के बराबर करेगा जो हमने यहाँ पे की थी, 0 1 2 3, ये वाली इसकी बराबर कर लेगा यहाँ तक, ये वाला। उसके बाद इफ स्कोप के अंदर दोबारा जाएगा। तो इफ स्कोप के अंदर जब हम आप उसको इंक्रीमेंट नहीं बताएंगे ना, उसको बताएंगे नहीं कि आप दोबारा आगे कंटिन्यू कर लो। एक मिनट, नहीं समझ आ रही। एक मिनट, एक मिनट। यहाँ से आई की वैल्यू है 0, उसके बाद हमने वाई लूप यहाँ पे लगा लिया, इस इंक्रीमेंट इधर हमने, इसके नीचे यहाँ पे हमने ये वाला इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, आई प्लस 1। जब ये नहीं चलाते थे तो इसका मतलब ये था कि 0 के ऊपर ऐसे बार बार घूम रहा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया, ए की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी चलेगा। लेकिन अब इधर घूमेगा इस इफ वाली, क्योंकि ये स्कोप, अगर ये कोई और स्कोप है, ये स्कोप इसका है, लेकिन इफ के अंदर एक और स्कोप भी है। जैसे वो इस 3 के ऊपर आएगा, मैं 3 के ऊपर दोबारा घूमना करना शुरू कर देगा। इधर आपको उसको दोबारा एक स्टेप बताना पड़ेगा, क्या ये अभी एक एक स्टेप दोबारा आगे चलेगा। इस वजह से हम यहाँ पे आई प्लस 1 एक इंक्रीमेंट और लगा देते हैं। अगर आपने देखा होगा ना, मेमोरी में वो जगह बना रहा है, ट्राई कर रहा है, वो जगह बना रहा है, वहां ट्राई होगा, ट्राई वो कर रहा है कि यहाँ से आगे ले लो, लेकिन जब उसको बताओगे नहीं तो वो आगे इंक्रीमेंट की वैल्यू नहीं देगा।
एग्जाम्पल आप लोगों के सामने था। मिसाल अगर ये मैं हटा दूं तो ये 0 1 2 3 की जगह पे ये रुकेगा, लेकिन यहाँ पे ये देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक इंक्रीमेंट दोबारा लगाना पड़ेगा इस स्कोप के अंदर, इफ वाली स्कोप के अंदर एक इंक्रीमेंट दोबारा लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो वाइल लूप के अंदर हम इफ यूज कर सकते हैं, इफ वाला काम हम कर सकते हैं, और इफ के अंदर एक और इफ या यूज कर सकते हो, जिसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। बाकी वाइल में इतना खास कंसेप्ट नहीं है, ये है। ठीक है, तो कंटिन्यू के साथ आपको ये एक दफा दोबारा लगाना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, जो इफ एल्स में हम एल्स यूज कर रहे थे ना, ये वाला काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। हम इधर आ जाते हैं, इसका मतलब वाइल के साथ एल्स काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे प्रिंट, जब ऊपर वाले सारे काम, सारी लूप खत्म हो जाएंगी, जो ट्रू है वो ट्रू की एग्जिट हो जाएंगी, जो फॉल्स है वहां से वैल्यू निकल जाएगी। एट द एंड आपको, जब आपको ये पता लगाने के लिए कि मेरा लूप एग्जिट हो चुका है या नहीं, तो उसके लिए आप एल्स लगा लो। यहाँ पे हम एल्स लगा लेते हैं। अब ये ऊपर वाले सारे काम हो जाएंगे, जब लूप सारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें ये मिल जाएगा। ये मिलेगा आपको हर हाल में, कब? जब आपका लूप एग्जिट हो जाएगा। ये वाइल के साथ काम करने का ये बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो ये लूप चल गया और दिस इज एंड की वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ से सारी इंक्रीमेंट हटा दें, अब आपको वो दिस एंड वाला नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक सारा कुछ इधर ही कहीं चल रहा है, एल्स में कुछ आया नहीं है। एल्स में तब आएगा सारा कुछ जब वाइल से निकलेगा। वाइल के अंदर सारा ट्रू होगा, एल्स के अंदर फॉल्स की वैल्यू आ जाएगी। जब लूप से निकलेगा तो इधर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वाइल की आप एल्स के साथ भी वाइल को यूज कर सकते हो। क्लियर है ये? क्लियर है सबको? अभी आप लोगों का एक काम है, चार काम वो थे, अगले क्लास में पिक्चर हर हाल में लेके आएंगे। चार का पता है ना कौन कौन सी थी? एक वही स्टेरिक वाला जो था उसको ऑपोजिट बनाना था, जिसने किया वो ठीक है। दूसरा काम टेबल वाला था। तीसरा काम टपल वाला था। चौथा काम आपका उसी टेबल को वाइल लूप से करना है। ये टप्पल और टेबल वाला कारण टेबल को वाइल ऊपर रखना और से पहले कहा था, पहले फोर्थ से कर रहे हैं, सेम उसी को वाइल से दोबारा करना है। टपल मैंने कहा था कि टपल अनचेंजेबल है। बस 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 बस, अनचेंजेबल है, इसको चेंज करके दिखा, इसके अंदर वैल्यू ऐड कर लो। माइंड में रख ली, लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मेथड बताया था ना, लिस्ट कंस्ट्रक्टर, डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर, टपल कंस्ट्रक्टर, कुछ उसकी मिलता जुलता होगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सब कुछ? आना तो बोलो। अच्छा, अभी जो हमारा मेकअप क्लास होगा ना, उसमें हम जेंगो को कंप्लीट आज सेटअप कर लेंगे, ताकि आप लोग वीकेंड पे इस एक दफा ट्राई कर लो। मंडे को लैब है, तो लैब में फिर एक दफा दोबारा उसको देख लेंगे। क्लास में देख लेंगे, फिर लैब में अगर किसी को इशू आ रहा है तो मैं लैब में तकरीबन 1 घंटे के लिए आ जाऊंगा। वहाँ पे भी जिसको मसला है वो फिर वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। मैंने पहले ही बताया हुआ है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जेंगो के बारे में, वेस्ट और इन्वायरमेंट का भी बता चुका हूँ। तकरीबन 30% तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अभी तक। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक है पाइथन फंक्शंस। फंक्शंस का क्या मतलब है? फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। 2 लाइन भी हो सकती है, 1 लाइन भी हो सकती है, और 1000 लाइन भी हो सकती है। जब वो चलता, वो मेमोरी में सेव होगा हर वक्त, जब आप उसको कॉल करोगे तब वो रन होगा, तब वो काम करेगा। और इसी को हम कहते हैं फंक्शन। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल, बार बार उसको आप यूज कर सकते हो, जब भी आप उसको कॉल करोगे तो वो यूज होगा। विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, सिर्फ उस टाइम रन होगा जब आप उसको कॉल। प्रिंट का फंक्शन हर वक्त पाइथन में है, लेकिन जब हम उसको कॉल कर लेते हैं तब चलते हैं, वैसे काम नहीं करता। ठीक है, यू कैन पास डेटा। फंक्शन के अंदर ये देख लेंगे कोड में, फंक्शन के अंदर आप जो डेटा पास कर लेते हैं, फंक्शन के अंदर से मुराद जो फंक्शन के अंदर हम ये बनाते हैं, ये फंक्शन के अंदर कहलाते हैं। इसी को हम कहते हैं पैरामीटर,
या इसको हम आर्गुमेंट भी कहते हैं। कुछ कुछ जगह पे इसको पैरामीटर कहते हैं, कुछ कुछ जगह पे इसको आर्गुमेंट कहते हैं। पैरामीटर उसको हम कंफ्यूज नहीं होना इस बात से, इसको अक्सर हम तब कहते हैं कि जब फंक्शन के अंदर कुछ हो। मिसाल के तौर पर फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो ये मैंने पैरामीटर पास कर लिया फंक्शन के अंदर का डेटा। आर्गुमेंट तब उसको कह सकते हो कि जब सर्वर साइड से डेटा आ रहा हो और वो डेटा आप फंक्शन के अंदर स्टोर कर लो। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर लो इस बात। A function can return a data as a result। रिटर्न एक कीवर्ड होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन से कोई भी वैल्यू या कोई भी डाटा, वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, उसको आप रिटर्न कर सकते हो। इधर हम सिंपल एग्जांपल के तौर पर हम एक वैल्यू रिटर्न कर देंगे, लेकिन जेंको में हमेशा के लिए हम इसे रिटर्न टेम्पलेट जो हमारा होगा उसी को अक्सर रिटर्न कर लेते हैं। वो HTTP रिस्पॉन्स में भी रिटर्न हो सकता है और वो HTTP रिक्वेस्ट में भी रिटर्न हो सकता है। फंक्शन को बनाने का तरीका ये है कि कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अटेंडेशन का ख्याल रखना है। और इसके लिए कीवर्ड हमारे पास है डेफ, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम, वही वाली बात है जो वेरिएबल में बताई थी, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई मॉड्यूल का नाम नहीं होना चाहिए, पाइथन जेसन जेंगो कुछ इस तरह के नाम ना रख लो, केस सेंसिटिव होते हैं इसकी बिना। और उसके बाद क्या, जो भी है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगानी है, और इसके अंदर जो आप लिखोगे उसको हम कहते हैं पैरामीटर। उसके बाद ये कॉलन लाजमी लगाना, इंटर कर लोगे तो एटेंडेशन का ख्याल रख, बहुत हर हाल में रखना है। इसके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे एटेंडेशन करोगे तो आपका फंक्शन के अंदर काम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन के अंदर मल्टीपल काम हो सकते हैं। सबसे पहला हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, वो ये है, अच्छा फंक्शन को कॉल करना है, बिल्कुल डेफ के नीचे हमने यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल किया, तो ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका है। अब ये मुझे एरर क्यों दे रहे हैं, फंक्शन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अगर यहाँ पे मुझे पास हर हाल में लिखना होगा, जैसे मैं इफ एल्स के अंदर था, फॉर में था, सेम यहाँ पे भी आपको पास लिखना होगा या कुछ भी लिखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू, मैंने ये लिखा हेलो की वैल्यू। अब ये हेलो की वैल्यू आपने यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ एक दफा देख लो, ये अच्छी चीज़ हमारे सामने आई है। जब इस टाइप का आपको डाटा मिल जाता है ना, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट में होता है। अक्सर आपको डाटा ऑब्जेक्ट का इस तरह की से मिल जाता है। जब हम डिक्शनरी का डाटा पास कर रहे होते हैं ना, मैं अक्सर बात कर लूंगा कि मैंने डाटा फ्रंट एंड से पास किया, बैक एंड में लेके आया, वो डाटा अक्सर इस फॉर्म में होता है। ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, इसको अपनी कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये हमारा काम नहीं है, लेकिन आपके माइंड में हो कि कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, तो एक ये वाला काम हो गया, फंक्शन के अंदर आप कोई भी वैल्यू दे दो और उस वैल्यू को आप यहाँ से सिंपल प्रिंट कर सकते हो, एक ये काम। दूसरा काम ये है कि फंक्शन के अंदर आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं, फंक्शन का काम ये है कि जब आप ब्लॉक ब्लॉक ऑफ कोड बना लेते हो तो उसके अंदर एरर आती है काफ़ी ज़्यादा। मिसाल के तौर पर आपके पास मल्टीपल फंक्शन है, जिनको मैं ये समझ आ जाएगा। ये मैंने एक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक बना लिया लॉगिन का, एक मैंने फंक्शन यहाँ से यहाँ तक बना लिया ब्लॉक का,
और एक मैंने ये बना लिया डिलीट कर। इसके अंदर 100 लाइन का कोड है, इसके अंदर 100 लाइन का कोड है, इसके अंदर 20 लाइन का कोड है। ठीक है, ये अलग ब्लॉक है, ये कोई और ब्लॉक है, ये कोई और ब्लॉक है। लेट्स सपोज इस ब्लॉक के अंदर बग है, एरर नहीं बग है, तो बग है तो सिर्फ इसका इस ब्लॉक के साथ ताल्लुक है, ये कभी इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप ब्लॉक फंक्शन नहीं बनाओगे तो आपका कोड अगर ये वाला रन नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब सारा रन नहीं हो रहा। हम या ब्लॉक्स में बना लेते हैं या हम क्लासेस बना लेते हैं। तो ब्लॉक्स मतलब फंक्शंस, ये मैंने आप लोगों से पूछ लूँ, मैंने पहले क्लास में बताया था ये बात, कोई बता सकता है एरर और बग में क्या फ़र्क है? हाँ हाँ, एक मिनट, एक बात सही बोली। एरर का मतलब सेंटेक्स में आपका मसला है, आपने सेंटेक्स सही नहीं लिखा। बग का मतलब ये है कि आपका सेंटेक्स ठीक चल रहा है, आपको यहाँ पे कोई एरर मिलेगा नहीं। लेकिन ये अभी जो मैंने ये दिखाया था ना, ये बग है, ये बग है। मेरा यहाँ पे कोई मसला नहीं था, कह सकते हो कि जिसका आपको पता नहीं चल रहा। नहीं नहीं, एरर का मतलब ये एरर है, ये आपको नजर आ रहा है ना, इधर ही आपको दिखा रहा हूँ, ये एरर है। और ये जो मुझे नन यहाँ पे रिटर्न हो रहा था, ये बग है। नन मुझे इसलिए रिटर्न हो रहा था, नन का मुझे मुझे चाहिए नहीं था ना यहाँ पे नन की वैल्यू। मतलब मैं नहीं चाह रहा था कि मुझे नन की वैल्यू मिल जाए, लेकिन वो मुझे यहाँ पे खाली कुछ रिटर्न करके दे रहा था। मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे ये रिटर्न कर दो, बात ही नहीं करनी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे ये रिटर्न कर दो, लेकिन वो मुझे रिटर्न करके ये दे रहा था। इसको हम कहते हैं बग। आप कोड से कुछ और चाहते हो और कोड कुछ और कर रहा है, लेकिन कोड चल रहा है, सिंटैक्स में कोई एरर नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। एरर का मतलब ये इस तरीके से सिंटैक्स का मसला है, आपका कोड यहाँ से आगे नहीं जा रहा, इधर ही आपका कोड स्टक होगा, आगे नहीं जाएगा, नीचे वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये एरर है। और कोड, मिसाल आप कोड आपने लिखा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, सारा कुछ है, लेकिन लॉगिन आप चाहते हो कि वो लॉगिन कर ले, लेकिन वो लॉगिन नहीं कर रहा। आप चाहते हो कि वो साइन अप कर ले, वो साइन अप नहीं कर रहा, तो ये बग है। बग को फाइंड करने के अपने अपने तरीके हैं, एक मैं बता दूंगा आप लोगों को इसके कल परसों। ट्राई एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल एरर जिसको कहते हैं, या आप लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहते हैं उसको सी प्लस प्लस में, शायद आपको कहीं किसी ने पढ़ा हो। हाँ, ट्राई एंड एक्सेप्ट वाला, तो वो भी एक तरीका है बग को फाइंड करने का। अच्छा, एक काम हमारा ये हो गया कि हम सिंपल फंक्शन के अंदर से कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा काम हमारा ये हो गया कि मिसाल यहाँ पे मैं लिख लूँ ए प्लस बी, ये काम ये हो गया कि आप सिंपल फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख लो, वो एज इट इज रिटर्न, एज इट इज आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसको प्रिंट करके। दूसरा काम ये है कि आप इसके अंदर से कोई वैल्यू रिटर्न करा सकते हो, कोई भी वैल्यू रिटर्न आप कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने ए और बी लिखा है, ये दो मेरे पैरामीटर है जिसका नाम है ए और बी। इसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास कर लिया। जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर पास कर लो, अगर मैं इसके अंदर ये पास ना करूँ तो मुझे सिंपल ये हटाना है, ये भी हटाना है, और यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करके इसके सामने ये लगाना है। तो आप इस तरीके से भी इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। ये भी आपको अगर एरर ना मिल जाए तो ये भी सेम एज इट इज रिजल्ट आपको देगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किया ए और बी के नाम से। उसी पैरामीटर को यहाँ से हमने फंक्शन को कहा कि जो मैंने आपको पास करके दिया था वो मुझे रिटर्न करके दो। नीचे फंक्शन का नाम लिखा है, जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे, कॉल करने का क्या तरीका है, जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखा है वो इधर जाएगा ऐड के अंदर। ऐड हमारा क्या है, ये है फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या है, ए और बी का पैरामीटर, और ए और बी पैरामीटर स्कोप के अंदर रिटर्न का है, तो वो वैल्यू को रिटर्न करके ये वाला फंक्शन और ये वाला काम परफॉर्म करके देगा। ठीक है, इसकी जगह आप कुछ और लिख, जो भी लिखना है, एक दो तीन चार पाँच की वैल्यू भी इसके अंदर लिख सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स भी आप पास कर सकते हैं। दो काम हो गए, समझ आइए ये।
एडेंटिशन ये है ना, एडेंटिशन अभी फिलहाल यहाँ से स्टार्ट है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे अगर कोई स्पेस वगैरह आपने दे दिया ना, इधर इधर मसला होगा। इधर अगर आप स्पेस दोगे ना यहाँ पे, तो ये मसला कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? दो काम। तीसरा काम, दूसरे तीसरा काम इसका ये हो गया कि आप फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू एज अ डिक्शनरी, या जैसे डिक्शनरी की शॉर्टकट हमने देखी थी, या इस तरीके से आप की वैल्यू पेयर की फॉर्म में उसको वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो, और वो वैल्यू भी यहाँ पे रिटर्न आप करा सकते हो उससे। ये वैल्यू भी यहाँ पे रिटर्न हो सकती है। अब यहाँ पे ये काम और है जो कि मेरे रिलेटेड नहीं है, ये आप लोग पाइथन वाले से पूछ भी सकते हैं और खुद थोड़ा सा सर्च कर ले। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि मुझे यहाँ पे कितने पैरामीटर्स पास करनी है। मिसाल के तौर पर ऊपर वाले कोड में मैंने एक पास किया, दो पास किया, तीन पास किया, तो जितने मैंने यहाँ पास करने हैं उतनी मुझे यहाँ पे लिखनी होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस कोड को अगर हम देख लें, अगर मैं यहाँ पे ABC और +C भी लिख लूँ, तो ऊपर ये +C मैंने लिख लिया, और नीचे एक और भी वैल्यू ऐड कर लेते हैं। हमेशा आपकी ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जो आपने पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास की है, जहाँ से आप उसको रिटर्न करेंगे, ये वैल्यू और उस वैल्यू के आपस में कोई मसला नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तीन वैल्यू को भी यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, चार को भी करेगा, पांच को भी करेगा। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ज्यादा पैरामीटर हो तो हमें ज्यादा तौर पर ये लिखना पड़ेगा ये सारा कुछ। इसके लिए कंसेप्ट एक बनता है आर्ग्स और क्वार्ग्स। ठीक है, एक मिनट लिखूंगा तो समझ आएगा। ये मैंने नहीं पढ़ाना, ये आप लोग खुद देख लो एक दफा, ये चार टास्क नोट कर लें। अब यहाँ लिखे थे, दोबारा नहीं लिखूंगा। एक कंसेप्ट है आर्ग्स, और एक है डबल स्टेप क्वार्ग्स। इसका ये मतलब होता है कि आप एक पैरामीटर पास करोगे, दो पास करोगे, तीन पास करोगे, जितनी मर्जी आप पास कर ले। आप पैरामीटर के तौर पर स्टार के साथ आर्गुमेंट, आर्ग्स का मतलब आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स लिख लो। नीचे जितने पैरामीटर आपने पास करने आप पास करते जाओ। इसको समझ आ जाएगा मेरे पास कितने पैरामीटर आई है, ये सारा कुछ हैंडल कर लेगा। इसका काम ये है कि मैंने नीचे एक और कोड लिखा था, एक ये कोड था ना, इसका ये वाला काम हो गया, आर्गुमेंट्स आर्ग्स का काम हो गया। स्टेरिक क्लास नहीं लगाना होता इसके साथ। दूसरी का काम ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा नेम इक्वल टू वाली, रोल नंबर उसका ये होगा, आगे जितने भी वैल्यू आ सकती है। इक्वल के साथ वैल्यू असाइन करनी हो, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, उस टाइम हम यूज करते हैं डबल स्टेरिक, और इसको हम कहते हैं की आर्गुमेंट, की वर्ड आर्गुमेंट्स, क्वार्ग्स। की वर्ड आर्गुमेंट से मुराद नेम की है और अली उसकी वैल्यू है। तो ये वाला क्वार्ग से आप इसी के साथ कर सकते हो। ठीक है, जैसे लिखे है ना, एज इट इज लगाना है, एड एज इट इज लगता है, देयर एड एज इट इज, यहाँ पे ये लिखेंगे। नहीं मैंने नहीं दिखाना है, इसलिए तो मैंने बता दिया, ये आप लोग उनसे पूछ ले, खुद देख ले, या वो पैथन वाला आपको पढ़ा देगा ये। अच्छा, अभी तीसरा हमारे पास काम है, चार हो गए, पांच हो गए, पांचवा रिकर्सर, रिकर्जन फंक्शन या रिकर्सिव फंक्शन। एक फंक्शन ये है, पढ़ा है ना आप लोग C++ में, क्या मतलब होता है उसका, रिकर्सिव, यूज होना या फंक्शन के अंदर फंक्शन खुद को कॉल करता है। अभी तक जो हमने काम किया है ना, मिसाल मैंने लिखा था डेफ, और मैंने ऐड किया है, ऐड की वैल्यू मैंने 2 और 3 लिखा है, तो सिर्फ एक दफा फंक्शन कह सकते हो कि जैसे वाइल लूप काम करता है ना, फॉर लूप, फंक्शन एक दफा चल गया, 2 और 3 को इसमें प्लस कर लिया, बात खत्म। ठीक है, अब रिकर्सिव में क्या होगा, फंक्शन एक दफा खुद को, मतलब फंक्शन एक दफा 2 और 3 को प्लस कर लिया ना, ये एक
मिसाल के तौर पर कोई वेरिएबल है, इसके अंदर इसने ये 2 और 3 को प्लस करके स्टोर कर दिया, दोबारा इसको चाहिए ये वैल्यू, ये दोबारा खुद को कॉल करेगा, नई वैल्यू इसको मिसाल आ गई 3 और 4, ये 3 और 4 को दोबारा प्लस करके उसको बी में स्टोर कर देगा, फिर उसको कॉल करेगा। जब तक जो चीज आपने पूछी है उससे, ये उस चीज आगे वाला काम पिछली वाली मेमोरी में सेव करके दोबारा उसी के ऊपर रन करेगा, फिर से नया मेमोरी में जगह बना के उसी को दोबारा स्टोर कर लेगा। हाँ, चलता जाएगा जब तक आप उसको वैल्यू दोगे। इसका एक ही एग्जांपल है तकरीबन फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का पता है ना, फैक्टोरियल में क्या होता है? मिसाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, तो 7 के बाद ये 6 5 1, ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा फैक्टोरियल के अंदर, ये 7 एक दफा देखेगा उसको, इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लेगा, फिर इसको साथ लेके इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, जब तक 1 तक नहीं आएगा। 8 लिखोगे तो 8 के साथ ऐसे ही खुद को कॉल करके इस तरीके से चल जाएगा। तो छठा काम आप लोगों का ये है कि ये मैं कर लूंगा, फैक्टोरियल मैं कर लूंगा। फैक्टोरियल को आप लोग एक दफा रिकर्सिव फंक्शन से यूज करके देख लो। इससे मैं कर दूंगा कोड, ये मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, और टेबल वाला नहीं करूंगा। और एक और बताया था, टप्पल वाला भी नहीं करूंगा, वो आप लोगों ने खुद करना है। कोई और बता दे जिसको समझ आई है वो बता दे, बात को बता दे। रिकर्सिव फंक्शन और से सुन लो। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है ना हमारे पास, वो खुद को एक दफा कॉल करता है, 2 और 3 का हमने बता दिया, उसने प्लस करके दे दिया, बात खत्म कर दी। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर से मुराद जो आपने डेफ ऐड का बनाया हुआ है, इसे बाहर वाले को नहीं कॉल करेगा, इसके अंदर जो चीज लिखोगे उसको, ये फंक्शन के अंदर दोबारा नया फंक्शन बनेगा। मिसाल के तौर पर नया फंक्शन ए का बन गया, यहाँ पे 2 और 3 को प्लस करके नए फंक्शन ए के अंदर स्टोर कर लेगा, कर लिया। अब जब दोबारा ये आएगा उस फंक्शन के ऊपर दोबारा ये चलेगा, जो आपको यहाँ पे 2 + 3 5 लिखा था, तो 5 के साथ आपने 4 ऐड कर दिया, उसको दोबारा ऐड कर लेगा, फिर ये यहाँ पे नया 3 और 2 और 3 5 5 और 4 9 9 की वैल्यू यहाँ पे लगा लेगा, इसको एक नया फंक्शन में स्टोर कर लेगा, इसी को दोबारा कॉल करके जो वैल्यू आप लोग दोगे उसको, उसके ऊपर दोबारा चलेगा। जैसे फैक्टोरियल के अंदर यहाँ पे है 7 फैक्टोरियल 7 6 5, आप सिर्फ 7 फैक्टोरियल का कोड करोगे, रिकर्सिव फंक्शन का काम अगर हम नॉर्मल फंक्शन में फैक्टोरियल कर लेंगे तो वो ये होगा कि वो सिर्फ 7 को देख लेगा, बाकी जो इस तरफ है उसको नहीं देख लेगा। रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा, 7 को भी देख लेगा, 6 को भी देख लेगा, 5 को देख लेगा। मतलब ये कि यहाँ से अगर मैं 7 को छोड़ दूँ, नोटपैड ओपन कर दें ऐसे यहाँ पे अगर मैं 7 लिख लूँ तो फैक्टोरियल क्या बन गया, नॉर्मल फंक्शन से, नॉर्मल फंक्शन से ऐसे बनेगा ना। अब इसके लिए मुझे नया फंक्शन दोबारा बनाना पड़ेगा, बना लिया हमने 7 6, फिर ये बच गया, यहाँ पे इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। रिकर्सिव फंक्शन ऐसे नहीं करेगा, रिकर्सिव में आपने ये बता दिया उसने, ये जो बाकी 6 है, ये उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, ये फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा, और ये सारी की सारी वैल्यू ऐसे डिस्प्ले करता रहेगा। और इसका फार्मूला ये है, फंक्शन आप खुद बना लो, वैल्यू आई 0 से ले लो, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, और इसका फार्मूला है n-1 n इंटू n-1। ठीक है, इस फार्मूले से आपका फैक्टोरियल निकल जाएगा। कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, थोड़ा सर्च करके ले आओ, कोड इसका मैं कर दूंगा, सबर कर लो। 8:50 पे आज क्लास, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? फंक्शन के 5 काम मैंने बता दिया, सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू की वैल्यू पेयर के फॉर्म में भी रिटर्न करके दे सकते हैं, और इसके अलावा रिकर्सिव फंक्शन का काम भी कर सकते हैं। एक हमारा रह गया, वो है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन का काम ये होता है कि जो फंक्शन हम बना रहे होते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म है लैम्डा फंक्शन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन पूछ लो। हाँ पूछ लो, पूछ लो। कौन है?
अटेंडेंस लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 जल्दी बताओ 60 61 62 63 30 और जल्दी बताओ। आपकी नहीं होगी, आप किसी से पूछ ले, जब सारा कुछ क्लियर होगा तो मेरे पास आ जाना। ऐसे थोड़ी होता है क्लास के एंड में आ जाओ अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, मेकअप अलग, आप लोगों का मेकअप होगा 3:30 बजे। तो दिन आपको नाम करने गए थे ग्रुप में आकर जाने के लिए आप मैंने नहीं कहा जी कहा था क्लास इसलिए तो मैं मैसेज किया था ग्रुप में कहा कि आपने कहा था कि किसी की रात को मुझे ग्रुप में सेंड कर दे मैंने समझ नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने किया भी है बट मुझसे हो नहीं रहा। Ask the user to use floating points number and calculate the product. Depending on how you ensure that the user is done correctly. अच्छा, ये कह रहा है कि यूजर से 2 वैल्यू ले लो, प्लॉटिंग यूजर से 2 वैल्यू ले लो। अब जब हम यूजर से वैल्यू ले लेते हैं ना, तो बाई डिफॉल्ट वो होती है स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, इनपुट से पहले रिकॉर्ड करना है। उसके बाद कह रहे हैं एंड कैलकुलेट देयर प्रोडक्ट। नीचे नीचे आप क्या करोगे, स्टैटिक चैट जीपीटी से किया था ना, एक वेब से भी कर रहा था कि मैंने चेक करा था कि यूजर ने सही वैल्यू एंटर की है कि नहीं। इसके बाद ये लिखा हुआ है ना कि आपने यूजर से हैंडल करना है कि उसको करेक्ट किया भी है कि नहीं। अगर वो एंड में कर रहे हैं दूसरी वैल्यू तो उसको मना कर